नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों। आज हम आपके हिंदी सिलेबस से पढ़ेंगे कि हिंदी खड़ी बोली का काल विभाजन कितने भागों में विभक्त किया गया है, जो कि 9, 10, 11, 12 चारों सिलेबसों में है। आइए देखते हैं। तो हिंदी हमने पहले से आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है कि हिंदी खड़ी बोली का काल विभाजन। तो इनको 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में पूर्व भारतेंदु युग है। तो पहले नंबर में क्या है? पूर्व भारतेंदु युग है, जिसे जो है 13वीं शताब्दी से 13वीं सदी से 1865 जहाँ लिखिए उससे बगल में 1868 ईस्वी तक को माना गया है। तो पूर्व भारतेंदु युग को कहाँ से? 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक माना गया है। और दूसरा हमारा है भारतेंदु युग। दूसरा हमारा क्या है? भारतेंदु युग, जिसे 1865 से 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है। तो भारतेंदु युग को कहाँ से माना गया है? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग को माना गया। फिर तीसरा है शुक्ल युग, तीसरा है द्विवेदी युग। शुक्ल युग में द्विवेदी युग। तीसरा हमारा क्या है? द्विवेदी युग है। तीसरा जो है वो द्विवेदी युग है, जो कि 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक माना गया है। 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक माना गया है। देखिए, कुछ किताबों में जो है 1918 तक ही माना गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक में भारतेंदु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अहम भूमिका थी। और 1903 से लेकर 1918 ईस्वी तक के भारतेंदु जी उसमें काम किए थे। तो 1800 ईस्वी में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। फिर भी कुछ आलोचकों एवं इतिहासकारों द्वारा इसे 1922 ईस्वी तक मान लिया गया है। तो हम जो है द्विवेदी युग के जो काल है, जो युग है, वो हम भी मानेंगे, क्योंकि हमारी जो सिलेबस में है वो 1900 से 1922 ईस्वी तक है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग। अगला हमारा क्या है? शुक्ल युग है। अगला हमारा जो है वो शुक्ल युग है, जो कि 1922 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना गया है। तो हमारा शुक्ल युग कहाँ तक माना गया है? 1922 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक को हम शुक्ल युग कहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है अच्छा, एक चीज़ और है, एक पॉइंट की बात है कि शुक्ल युग को ही छायावाद युग कहा जाता है। शुक्ल युग को क्या कहा जाता है? छायावाद। तो इससे हम दो चीज़ कह सकते हैं, शुक्ल युग कहिए या छायावाद कहिए। ठीक है, छायावाद युग या शुक्ल युग, दोनों एक ही नाम है। और दोनों का काल समय कितना है? 1922 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। अगला हमारा है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। 5वां नंबर क्या है? शुक्लोत्तर युग या छायावाद उत्तर युग। अब इसका जो समय है वो है 1936 से
1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो ये कहाँ तक है? 1936 से 1947 ईस्वी तक हमारा शुक्लोत्तर युग कहिए या छायावादोत्तर युग कहिए। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, स्वतंत्रोत्तर युग आता है, जो कि हमारा देश इसमें सन 1947 में आज़ाद होता है। और आज़ादी के बाद जो आज़ादी से रिलेटेड जो रचनाएं हुई उन्हें ही कहा जाता है स्वतंत्र उत्तर युग। तो आइए देखते हैं, छठवां नंबर हमारा है स्वतंत्रोत्तर युग, और इसका जो समय है 1947 से ईस्वी से आज तक कहिए या अब तक कहिए। तो ये हमारा हिंदी खड़ी बोली का काल विभाजन है, जो 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है, पूर्व भारतेंदु युग, जिसे 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक माना गया है। दूसरा भारतेंदु युग है, जो 1868 से 1900 तक ईस्वी तक माना गया है। और तीसरा हमारा है द्विवेदी युग, जो 1900 से 1922 ईस्वी तक माना गया है। और जो अगला है चौथा हमारा है शुक्ल युग या छायावाद युग, इसे 1922 से लेके 1936 ईस्वी तक माना गया है। और उसके बाद पांचवा हमारा है शुक्लोत्तर युग कहिए या छायावाद उत्तर कहिए, जो 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना गया है। और उसके बाद हमारा लास्ट है जो छठवां है, वो स्वतंत्र उत्तर युग कहा जाता है, जो 1947 से अब तक के माना गया है। तो आइए इसको मिट के आगे देखते हैं। और अगला जो हम पढ़ने वाले हैं ये तो अब समझ में आया गया होगा। अब हम जो पढ़ेंगे इसके ही अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम चीज़ आपको बता दें कि जो आज हम पढ़ेंगे वो हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन उसमें से ज़रूर आता है। वो क्या है कि हमारे सब्जेक्ट में जो विधाएं हैं उससे संबंधित रचना एवं उनके रचनाकार। ठीक है, तो आइए उसको आगे देखते हैं। है ना, तो आइए देखते हैं कि हिंदी की विभिन्न विधाओं की रचनाएं, विभिन्न विधाओं की क्या हैं, रचनाएं हैं। और उन रचनाओं में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो जिस सिलेबस में है कौन, खड़ी बोली, उस खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन कौन सी। तो आइए देखते हैं हिंदी खड़ी बोली की। देखिए मैं आपके सिलेबस की कोडिंग चल रहा हूँ, ठीक है। हिंदी अगर देखिए आपके सिलेबस में जो है हिंदी खड़ी बोली की रचना जो मानी गई वो गोरा बादल है, जटमल की रचना है। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में जो पूछा होता है वो हिंदी की खड़ी बोली की प्रथम रचना जो मानी जाती है वो पद्मावत मानी जाती है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। ठीक है, लेकिन जो आप में है आइए देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली की, अच्छा जब वो नहीं रहेगा तो फिर यही माना जाएगा जटमल की रचना गोरा बादल। तो हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना, तो हिंदी खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है वो क्या है, गोरा बादल है। अच्छा ये क्या है, कौन सी रचना है, गोरा बादल। गोरा बादल इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, वो हैं जटमल। देखिए दरअसल बात क्या है, पद्मावत रचना जब रची गई थी
उस रचना के ये दोनों पात्र हैं, गोरा बादल। दरअसल जब अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्मावती के राजा को, पति को गिरफ्तार कर लिया था या उसको धोखे से कैद बंद कर लिया था, तो उसने डिमांड किया था कि पद्मावत को जो है मुझे पद्मावत दे दीजिए, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। तो पद्मावत के पास जब ये संदेश गया था तो पद्मावत के साथ जो महिलाएं गए थी वहाँ, उनके साथ में उनमें से जो महिला के दो पुरुष भेद बना के और थे, मेन जिसका निरीक्षण कर रहे थे वो गोरा और बादल हैं। तो इसलिए पद्मावत में सबसे पहले इनका उल्लेख मिलता है। तो लेकिन ठीक है, चलिए आपके जो सिलेबस में है तो वो है हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना क्या है, गोरा बादल। ठीक है, इसे गोरा बादल की कथा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पात्र थे, गोरा बादल की क्या कहते हैं, कथा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलिए इसलिए हम माफी चाहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गोरा बादल की कथा कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पद्मावत में है इनकी पूरी कहानी जो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली क्या है, अगला हमारा है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। तो देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक जो है नहुस है, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिताजी द्वारा लिखा गया था। उन्होंने अपने पिता की इस रचना को जो है नहुस को प्रथम हिंदी का नाटक माना है। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, नहुस, जो कि गोपाल चंद गिरधर दास नाम था उनका। देखिए, गोपाल चंद उनके पिताजी का नाम था और गिरधर दास के नाम से वो रचना रचते थे। तो नहुस के रचनाकार कौन हैं, रचनाकार कौन हैं, तो वो हैं गोपाल दास कहिए या गिरधर दास, या गिरधर दास, क्योंकि इसी के नाम से वो रचना करते थे। और इसको सर्वमान जो है मत किसने दिया है, तो वो इनके पुत्र गिरधर दास, जिसके पुत्र थे वो उन्होंने दिया है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। अगला चलिए देखते हैं, अगला है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु है, जिसके रचना है लाला श्रीनिवास दास। तो क्या है, परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु है। और इसके जो रचनाकार हैं, कौन है रचनाकार, वो कौन है, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर बच्चे के लिए, हिंदी पढ़ता है तो ये जानकारी उसके पास होनी चाहिए। तो ये हिंदी का प्रथम उपन्यास हो गया। अब अगला देखते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। तो हिंदी की प्रथम कहानी, तो हिंदी की प्रथम कहानी वो कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। कौन सी है, इंदुमती है। और इंदुमती के इंदुमती है। और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचना किशोरी लाल गोस्वामी है। इसके रचनाकार कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी, दिख रहा है, किशोरी लाल है गोस्वामी। तो इस कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ब्लैक बोर्ड भर गया, थोड़ा इसको हम क्लीन कर लेते हैं, तो फिर आगे देखते हैं। तो अगला है हिंदी का
शार्ट टाइम पढ़ाई है। हिंदी का शायद ये सूखा नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहा है। तो हिंदी का प्रथम यात्राविद, हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त, तो हिंदी का जो है प्रथम यात्राविद कौन है? सरयू पार की यात्रा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। तो हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है? सरयू पार की यात्रा। हमको लगता है मार्कर खत्म हो गया है। सरयू पार की यात्रा, तो हिंदी की प्रथम यात्राविद क्या है? सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा ये किसकी है रचना? तो ये इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे हिंदी के आपके पाठ के सिलेबस में जो था ये प्रथम थे जो उनको हमने बताया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह जो पढ़ाने का चैप्टर है आपके अच्छे समझ में आया होगा तो इससे आगे हम और आपको पढ़ाएंगे, पर आप लोग इस पे थोड़ा से कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे पढ़ाना है इससे रिलेटेड कि और आगे का चैप्टर पढ़ाएं। देखिए आपके जो सिलेबस में है ये रचनाएं बहुत अत्यधिक पूछी जाती थी इसलिए मैंने पहले इनको बताया है। अभी आपको जो हमको पढ़ाना है वो आपको क्या पढ़ाना है कि आपको हिंदी विधाओं की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार कौन कौन से हैं ये पढ़ाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा ताकि हम इसको और प्रोग्रेस करके और अच्छे से आपको और दूर तक के पढ़ाएं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गौतम स्टडी को, ये जो हमारी गौतम स्टडी चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए। जो जैसा अगर थोड़ी भी त्रुटियाँ आपको देखने को मिल रही है या कुछ कमियां हैं उसको हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।